नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में आजकल भूचाल आया हुआ है। शरद पवार अपने महत्वाकांक्षा के घोड़े पर सवार हैं, तो उद्धव ठाकरे को लगने लगा है फिर से वो अपनी पार्टी के उसी लेवल पर ले जा सकते हैं जिस लेवल पर विघटन से पहले था। और दूसरी तरफ कांग्रेस को लगने लगा है कि अब तो महाराष्ट्र की सरकार हमारी होगी, इस बार तो विधानसभा चुनाव में हम जीत हासिल कर ही लेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीटें जो सबसे ज्यादा आई है, इसलिए कांग्रेस की स्थिति कुछ और ही दिशा में चल रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। शरद पवार भी परेशान, उद्धव ठाकरे भी परेशान, और कांग्रेस के अंदर तो ऐसा विद्रोह चल रहा है कि ये रोज बैठक कर करके ये सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि उन 7 विधायकों का क्या करें जिसने एमएलसी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। हर रोज धमकियां देते हैं कि इन लोगों के ऊपर एक्शन होगा, लेकिन डर इस बात का है कि एक्शन इन लोगों के ऊपर लेंगे और फिर कुछ और नए जो सांसद आए हैं, कुछ और जो विधायक हैं, वो भी पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो ऐसे महाराष्ट्र को इग्नोर कर रहे हैं कि न पंढरपुर की यात्रा में गए, न वाराणसी के पूजा में गए। इन्हें इनवाइट किया जाता रहा, बुलाया जाता रहा। बहाना क्या बना दिया गया कि वो अब लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी गई है, तो वो कैसे इन भीड़ भाड़ वाले जगहों पर आए। लेकिन बात तो कुछ और है। ये धार्मिक आयोजनों में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है मुसलमान थोड़े बहुत नाराज हो गए तो ऐसे ही दूसरी रीजनल पार्टियों के हाथों में है, और अब तो ऐसी स्थिति हो जाएगी फिर कांग्रेस को हर जगह छोड़ देंगे, छोटी छोटी पार्टियों को साथ दे देंगे, लेकिन कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी को डर होता है। जबकि सुरक्षा की बात होती तो वो बाहर जाते, विदेश यात्रा पर जाते, बीच बीच में गायब हो जाते, अलीगढ़ जाते, हाथरस जाते, गुजरात जाते, मणिपुर जाते। इन जगहों पर इनका प्रोटोकॉल और सुरक्षा खतरे में नहीं आया, महाराष्ट्र में जाने से खतरे में आ गया। कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा भी है कि अगर हमने इनवाइट किया तो हमारे पास आए क्यों नहीं, न पंढरपुर यात्रा में आए, न ही वाराणसी की पूजा में आए। अगर ऐसे ही रवैया राहुल गांधी का रहा तो फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस में अभी जो विद्रोह चल रहा है और बढ़ जाएगा। लेकिन मामला इन बातों को लेकर नहीं है, इनकी महत्वाकांक्षा को लेकर नहीं है, क्योंकि शिंदे कैंप में इस बात की चर्चा तो है कि हमने अच्छी सफलता प्राप्त की है। वो न वापस जाने वाले हैं, न ही उद्धव ठाकरे से कोई समझौता होने वाला है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जितनी सीटें थी, 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, 7 सीटें जीती। पहली बार उद्धव ठाकरे को कुछ सहानुभूति मिल गई। शिवसेना के कार्यकर्ताओं में अभी थोड़े कंफ्यूजन थे, इसके कारण उद्धव ठाकरे के साथ भी कुछ चले गए। शरद पवार के साथ भी वही सहानुभूति रही। लेकिन अजीत पवार ऐसा नहीं है कि जैसा मीडिया में बताया जा रहा है, पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। उनके पास तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, 4 सीटें मिली थी, उसमें से 1 सीट जीत गए, 4% वोट लाए। जबकि शरद पवार की पार्टी 10 में से 8 सीटें तो जीती, लेकिन वोट उनको भी 10% ही मिला। ऐसा नहीं है कि शरद पवार ने कोई बहुत बड़ा इस तरीके से रिकॉर्ड बना लिया कि जैसे वो हार ही नहीं सकते हैं। इसलिए शरद पवार थोड़ा सोच तो रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या इस बीच जो आई है उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए है। इन दोनों की पार्टी टूटी हुई है, और इस टूटी हुई पार्टी में ये दोनों ही के हाथ खाली हैं। इनके पास न अपने दफ्तर हैं और न ही इनके अकाउंट हैं। ये चंदा लेने के लिए दूसरे रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ब्लैक मनी से कारोबार चला रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि अब इनको चुनाव आयोग के पास गुहार लगानी पड़ रही है कि भाई हमें किसी तरीके से वॉलेंटियरली ही सही, लेकिन जो चंदा मिलता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए मंजूरी दीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, सारा अकाउंट तो ब्लॉक हो चुका है। यह जो पार्टी की मान्यता की बात है, वहां पर तो दोनों ही पार्टियां यानी उद्धव ठाकरे की
शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी यानी एनसीपी शरद चंद्र पवार, इन दोनों पार्टियों को मुख्य पार्टी की मान्यता नहीं दी गई है। ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर पहुंचे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का जो फैसला आया है उसमें शिवसेना जो वास्तविक है वो एकनाथ शिंदे के पास चली गई और संख्या बल उनके पास ज्यादा, इसलिए शिवसेना उन्हें मिली है। और उसी समय से वो दफ्तरों के ऊपर, मेन ऑफिसर्स के ऊपर, संगठन के अलग अलग कार्यालय जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब पर वो अपना कब्जा जमाए हुए हैं और अकाउंट पर अभी ऐसे ब्लॉकेज लगा हुआ है जिसके कारण उसमें से लेन देन कम हो चुका है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को जो चंदा मिलते हैं वो भी अलग तरीके से मिलते हैं, लेकिन वो मेन शिवसेना है तो उसे इन बात की तकलीफ नहीं हो रही, दिक्कत नहीं हो रही है कि शिवसेना के अकाउंट से आएगा कि नहीं, पैसे उसी अकाउंट के थ्रू आएगा, उनके पास वो एक्सेस है। उसी तरीके से अजीत पवार की पार्टी शरद पवार से अलग हुई और मुख्य एनसीपी का जो दर्जा है वो अजीत पवार की पार्टी को मिला, जिससे शरद पवार परेशान और उनके पास भी अभी कहने के लिए कि एनसीपी शरद चंद्र पवार के पास जितने जो प्रॉपर्टी पार्टी के स्तर पर थी, जो दफ्तर हैं, जो बंगले बने हैं, ये सारे उनके पास नहीं हैं। इसलिए ज्यादातर ये पुणे और बारामती के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं, वही संगठन की बात करते रहेंगे कि देखिए हम पुणे में अजीत पवार के कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिए या बारामती में हमें समर्थन ज्यादा मिल गया, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में तो इन लोगों ने मैनेज कर लिया। अब विधानसभा चुनाव आने वाला है, 288 सीटें हैं, हर जगह पर चुनाव में पैसे की जरूरत पड़ेगी, चंदे की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए उद्धव ठाकरे का हाथ खाली, शरद पवार का हाथ खाली। यानी कि हाथ खाली का मतलब यह नहीं है कि इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, पैसे नहीं है। ये पैसे या प्रॉपर्टी तो जो घोटालों से इन लोगों ने जमा किए हैं, ये तो अपनी निजी है। ये तो अपने निजी पैसे से अपने घर से दफ्तर तक न जाए, ये जो जिस कार में जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, वो भी पैसा पार्टी का होता है। अपने पैसे ये खर्च नहीं कर सकते। अपने पैसे तो करोड़ों करोड़ की संपत्ति उद्धव ठाकरे के पास भी है, जिसके लिए पिछले बार कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि देखिए उद्धव ठाकरे ने जो बंगला बना रखा है वो भी इलीगल है, ये पार्टी का है, ये इनका बंगला नहीं है, पार्टी के पैसे से बनाया गया है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे जिस अखबार के ऊपर, मुखपत्र के ऊपर, सामना के ऊपर कब्जा किए हुए हैं और ट्रस्टी बन के ये पैसे ले रहे हैं, उसका शेयर होल्डर बन गए, ये पार्टी के पैसे थे, ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दावा करते हैं। इनकी पूरी प्रॉपर्टी की पोल पट्टी खोली गई थी। अभी एसीबी जांच भी कर रही है, लेकिन शरद पवार के साथ भी वही हाल है। इन लोगों की निजी संपत्ति तो सैकड़ों करोड़ में है, लेकिन क्या उस निजी संपत्ति का इस्तेमाल वो करेंगे? पार्टी के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी से तो और कब्जा करने की इन लोगों की आदत रही है, जितना हो हड़प लो। इसलिए इन लोगों ने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया कि हमारा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, फैसला तो आ नहीं रहा, अगर फैसला नहीं आ रहा तो हम पैसे कहां से खर्च कर पाएंगे? हमारे जो विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी होंगे उसे कैसे पैसे मिलेंगे? पार्टी की गतिविधियों के लिए कहां से पैसे खर्च कर पाएंगे? इसलिए हमारे पास एक एक्सेस दिया जाए और अधिकार दिया जाए, ऑथोरिटी दी जाए कि हम चंदा ले सके। चुनाव आयोग ने पहले शरद चंद्र पवार की पार्टी को, फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी को यह अधिकार तो दे दिया, लेकिन इसके साथ अंकुश भी लगा दिया कि आप अगर चंदा ले रहे हैं तो मनमानी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि चंदा ले रहे और वॉलेंटियरली चंदा ले रहे हैं इसलिए हम कोई हिसाब किताब नहीं देंगे, आपको भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। 20,000 से ज्यादा 1 रुपया भी चंदा आया है तो सबका हिसाब चुनाव आयोग में दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी कब आएगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला अगर दे देगी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया कि ये दोनों पार्टी वास्तव में अब शरद पवार की नहीं है, अजीत पवार की है, उद्धव ठाकरे की नहीं है, एकनाथ शिंदे की है, उसके बाद तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। ये सारी जो
पार्टी के नाम से प्रॉपर्टी है उस पर एक भी कौड़ी का अधिकार आप दोनों का नहीं रहेगा। इसलिए अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तब तक आपको इतनी राहत दे सकते हैं कि आप अपनी पार्टी के नाम से चंदा ले, लेकिन वो चंदे का हिसाब भी रखें। अब इनकी स्थिति यही हो गई है। ये तो सोच रहे हैं कि जो पार्टी के नाम पे दफ्तर बंगला बनाए रखे हैं ये सबकी नीलामी हो। अब इनको नीलामी पर आफत आने लगी है। पैसे है नहीं, पार्टी के नाम से अपनी संपत्ति का इस्तेमाल ये कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपने आगे की पीढ़ी के लोगों के लिए ही रखे हैं। तो इसलिए जो महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी चल रही है और जिसमें ये मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इस बार तो शरद पवार या उद्धव ठाकरे या कांग्रेस इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है जिसके कारण ये आगे भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। इन लोगों की स्थिति पतली है। ये मान रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। वोट शेयर में अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 26% वोट भाजपा को मिले हैं और 26% वोट में ये शिवसेना और एनसीपी के वोट शामिल नहीं हैं। शिवसेना और एनसीपी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। इन लोगों के दिमाग में लगते रहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को न जीतने दें, अपनी पार्टी के दोनों टुकड़ों को जिता दो तो कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस को जिता दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो थोड़ी खुन्नस रही इन दोनों पार्टी के इधर उधर गए लोगों में, इसी का असर हुआ कि भाजपा 4-5% वोट और ज्यादा नहीं ला पाई इन लोगों के सहयोग से, जिसके कारण कुछ सीटें कम आई है, हार का सामना करना पड़ा। ज्यादा वोटों का अंतर नहीं है। वोटों के अंतर तो देखा जाए तो ऐसे 4 से 5 सीट हैं जहां 3 से 10,000 तक के वोटों के अंतर से भाजपा ने हार देखी है। और इसलिए ये जो पूरा परसेप्शन बनाया जा रहा है वो केवल इसलिए कि मनोबल को तोड़ा जा सके। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में मामला अटकना और इन लोगों के हाथ खाली होना एक और बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।